हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले हमने तुर्क आक्रमण पढ़े थे और उसी तुर्क आक्रमण के सेकंड पार्ट है मोहम्मद गौरी का। इससे पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा था, उसके बाद में महमूद गजनवी पढ़ा था और महमूद गजनवी के मतलब तुर्क आक्रमण में दूसरा आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। और आज गौरी के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम गौरी कहाँ का था भाई? गौर साम्राज्य का था। कहाँ का था? गौर साम्राज्य का था। इस साम्राज्य की बात करते हैं तो गौर साम्राज्य कहाँ था? ये गजनी के अधीन था। किसके अधीन था? गजनी के अधीन था। किसके? गजनी के अधीन था। और गजनी किसने बसाया था? ये हमने पहले बोला था। किसने बसाया था? अल्पतगीन ने बसाया था। और अल्पतगीन ने कौन सा? गजनी बसाया था। और इसमें गजनी लास्ट शासक कौन था? लास्ट शासक है महमूद गजनवी था। और गजनवी किसके मतलब गौर किसके अधीन था? गजनवी के अधीन था। और ये गौर है ना, ये 1155 में, कौन से सन में? 1155 में। 1155 में गयासुद्दीन, गियासु या गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन ने क्या कर दिया कि इस गजनी साम्राज्य को ना, इस गजनी साम्राज्य को बुरी तरीके से लूट लिया और इसको जला दिया। इसलिए इस गयासुद्दीन गौरी को, मतलब गयासुद्दीन गौरी है, गयासुद्दीन गौरी को कहा गया है कि विश्व को जलाने वाला। किसको? विश्व को जलाने वाला कहा गया है। किसको? गयासुद्दीन गौरी को, जो 1155 में किसको जलाया था? गजनी को जलाया था। तो गौर साम्राज्य जो गयासुद्दीन था, ये किस वंश से था? संसबनी वंश से था। किससे? संसबनी वंश से था। मतलब, और इसका भाई था कौन? चचेरा भाई। इसका चचेरा भाई। और चचेरा भाई कौन था? चचेरा भाई, चचेरा भाई कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, इसका चचेरा भाई मोहम्मद गौरी था। गौर साम्राज्य किसके अधीन था? गजनी के अधीन था। और गजनी के अधीन होने की मतलब इसके अधीन शासन कर रहा था कौन? गौर। जब गौर इसके अधीन शासन कर रहा था, ये स्वतंत्र तो नहीं था, इसके अधीन था, लेकिन यहाँ का सूबेदार कौन था? गयासुद्दीन, या शासक बोल सकते हैं उस समय। तो ये शासक इतना शक्तिशाली हुआ कि एक गजनी को, जिसके अधीन था, उसको लूट पाट करके उसको ही मिट्टी में मिला दिया, और या मतलब जला दिया। जलाने के साथ साथ इसको कहा गया है कि विश्व को जलाने वाला। किसको कहा गया है? मोहम्मद, इसको गयासुद्दीन गौरी को। अब गयासुद्दीन गौरी का एक चचेरा भाई था। चचेरा भाई कौन था? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठता है, गौर वंश की साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है सन 1173 ईस्वी के अंदर, और 1206 तक शासन करता है। तो आज बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। हमने इससे पहले, मतलब इससे पहले पढ़ा था तुर्क साम्राज्य, और तुर्क साम्राज्य के अंदर ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, गौरी। ये मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन शाम, किसका नाम है? मोहम्मद गौरी का। तो गौरी, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी, गौरी, मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 तक, 1173 से 1206 ईस्वी तक शासन करता है। कौन करता है? मोहम्मद गौरी शासन करता है। 1206 से 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले देखो, ये किस वंश का था? गौर साम्राज्य का था। बात करते हैं तो गौर साम्राज्य, गौर साम्राज्य, गौर साम्राज्य से था। बात करते हैं दूसरी इसके बारे में, ये संसबनी वंश से था भाई, संसबनी। इससे पहले हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी, मतलब मोहम्मद बिन कासिम तो अदर वंश का था, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? हमने बता दिया, यामिनी वंश का शासक था। फिर भी दूसरी बार भी बता दिया। और तीसरी इसके बारे में बात करते हैं तो ये भारत गोमल दर्रे से भारत आया था। किससे? गोमल दर्रा, गोमल दर्रा से भारत आया। गोमल दर्रे से भारत आया था। कौन आया था? मोहम्मद गौरी 1173 में। देखो एक बार दोबारा कर लेते हैं, फिर इसके अभियान की बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ अभियान करता है, फिर अभियान के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। ये शिहाबुद्दीन गौरी, शिहाबुद्दीन गौरी का चचेरा भाई था, जो 1155 में गजनी को जलाकर नष्ट कर दिया था। उसी का भाई था, चचेरा भाई था मोहम्मद गौरी। 1173 में गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और 1206 तक शासन करता है। गौर साम्राज्य से था, मतलब गौर साम्राज्य से बिलोंग था या गौर साम्राज्य का शासक था। बात करते हैं दूसरी, तो ये संसबनी वंश से बिलोंग रखता था।
गोमल दर्रे से भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी भारत किस दर्रे से आया था। ये इसलिए इसको लगा देता हूँ इम्पोर्टेंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके अभियान की। तो सबसे पहले इसके अभियान की बात करते हैं कि अभियान सबसे पहले बात करते हैं 1175 ईस्वी। 1175 में इसने मुल्तान जीता भाई, मुल्तान। और मुल्तान का शासक था कौन? खुसरो शाह। देखो ये खुसरो शाह पेशावर और लाहौर इस मुल्तान के अधीन था, इसलिए पेशावर और लाहौर को आगे जाके जीतता है और उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन 1175 में मुल्तान जीता और ये गोमल दर्रे से भारत आते हुए इन्होंने डायरेक्ट पाटन, जहाँ पाटन बोलते हैं, सिक्कर वाली पाटन नहीं, नीमका थाना वाली पाटन नहीं, ये पाटन है गुजरात में, और अनिलवाड़ जिसको बोलते हैं, और ये गुजरात पे आक्रमण करता है। कब करता है? 1178 में। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। पाटन गुजरात पर अधिकार करने के लिए अभियान करता है, और अभियान करने के साथ साथ यहाँ का शासक होता है, और यहाँ का शासक होता है भीम द्वितीय। और ये भीम द्वितीय से बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है, और ये इसकी पहली पराजय थी भारत में, पहली पराजय थी भारत में, जो गुजरात पर आक्रमण करता है। तो यहाँ का शासक था भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय क्या करता है? भीम द्वितीय से इस समय युद्ध में हार जाता है कौन? मोहम्मद गोरी। और ये वापस कहाँ चला जाता है? वापस सिंध की ओर चला जाता है। वापस कहाँ चला जाता है? सिंध की ओर चला जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले अभियान की, और अगले अभियान में इसको मैं मिटा देता हूँ। मोहम्मद गोरी का गौर साम्राज्य से था, और अभियान 1175 में इसका प्रथम अभियान कहाँ था? देखो एक बार, इस अभियान का प्रथम अभियान यही होता है 1175 में मुल्तान में, और मुल्तान का शासक था खुसरो शाह, और खुसरो शाह इसके अधीन हो जाता है, मतलब जो मुल्तान था इसके अधीन कर लेता है। उसके बाद में 1178 में पाटन गुजरात पर अधिकार करता है, और पाटन गुजरात में यहाँ युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम होता है आबू का युद्ध। इस युद्ध का नाम होता है आबू का युद्ध भी कहा जाता है इसको। और ये भीम द्वितीय से पराजित होता है और ये वापस चला जाता है। अब बात करते हैं वापस 1178 के आगे की। मोहम्मद गोरी क्या करता है? 1179 के अंदर इसने क्या जीता सर? पेशावर जीता। पेशावर विजय किया। 1179 में पेशावर किया। 2 साल बाद में 1181 के अंदर इन्होंने लाहौर जीता, लाहौर विजित किया। और यहाँ दोनों का शासक कौन था? खुसरो शाह। हमने पहले ही बता दी, खुसरो शाह। अब क्या करता है 1185 के अंदर? क्या करता है 1185 के अंदर ये सियालकोट चला जाता है। सियालकोट चला गया। जब ये 1185 के अंदर सियालकोट चला जाता है, तो पीछे से क्या करता है खुसरो शाह? क्या करता है कि मैं अब स्वतंत्र हूं, अपने आप को स्वतंत्र करता है, और फिर गोरी से स्वतंत्र होकर ये गजनी के अधीन कहाँ करता है? मतलब लाहौर पे क्या करता है? वापस से स्वतंत्र कर लेता है। तो 1186 के अंदर क्या करता है? 1186 के अंदर दोबारा आक्रमण किया, पुनः आक्रमण करता है। कहाँ? लाहौर पर पुनः आक्रमण करता है, और लाहौर को क्या बना लेता है? केंद्र बना लेता है। क्या बना लेता है? केंद्र बना लेता है। अब देखो सर, पूरा युद्ध है ना, मतलब पूरी जो अभियान होता है ना, मेन अभियान अब चलते हैं 1189 के आसपास से। तो यहाँ 1185 में किसको केंद्र बना लिया? लाहौर को केंद्र बना लेता है। तो ये 1189 के अंदर क्या करता है? 1189 के अंदर पंजाब, जिसको सरहिंद कहा जाता था उस समय, पंजाब पर आक्रमण करता है। और पंजाब क्या करता है? पंजाब पर आक्रमण कर लेता है। और पंजाब पर आक्रमण करता है ना, तो पंजाब से आक्रमण करने के साथ साथ 1189 में पंजाब को क्या मिला लेता है? लाहौर में मिला लेता है, अपने राज्य गौर साम्राज्य में मिला लेता है। और यही कारण था
तराइन के युद्ध का, कारण बना तराइन के युद्ध का, तराइन के युद्ध का, यही कारण बना। मतलब 1189 में जब इन्होंने क्या कर दिया, पंजाब पर आक्रमण करके किस में मिला लिया, गौर साम्राज्य में मिला लिया। जब गौर साम्राज्य में मिला लेता है ना, तो इसी का कारण बनता है जब उस समय जो पंजाब था वो किसके अधीन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधीन था। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधीन था तो पृथ्वीराज चौहान को अपने आप में गुस्सा आया, मतलब उसको गुस्सा आया कि मेरा क्षेत्र है उसको विजित कौन कर लिया, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी किस क्या बन गया, युद्ध बन गया। अब युद्ध बन गया तो क्या करता है, यही तो जो तराइन का युद्ध होता है इसका मुख्य कारण यही माना जाता है कि पंजाब का आक्रमण, यह पंजाब पर आक्रमण करना या पंजाब को अपने अधीन करना गोरी का 1189 में बनता है। अब होता है 1191 के बारे में, एक बार हो सकता है लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं 1189 के आगे की। तो 1189 में क्या होता है, 1189 में पंजाब को क्या करता है, और पंजाब पर 1189 में पंजाब विजित किया और पंजाब में बैठा दिया किसको, शासक किसको बनाया, पंजाब का शासक बनाया काजी जियाउद्दीन। काजी जियाउद्दीन को बैठा दिया। अब बात करते हैं 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और इसी युद्ध के अंदर कौन होता है, एक तो होता है मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध में गोरी वापस हार जाता है भाई, पराजित हो जाता है, और ये भारत में उसकी दूसरी पराजय थी। अब बात करते हैं 1192 के अंदर। देखो जब तराइन के युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे तो तराइन के युद्ध के बारे में हम खुल के बात करेंगे, पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ इस अभियान के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद गोरी यहाँ तुर्क आक्रमण पढ़ रहे हैं। जब राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होगी और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे तो चौहान वंश के बारे में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का युद्ध था उस युद्ध के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। अब बात करते हैं 1192 के अंदर, और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और इसमें चौहान क्या हो जाता है, पराजित होता है और बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद में इसको कहाँ ले जाता है, गजनी ले जाया गया। बताया जाता है या बोला जाता है कि इसको गजनी ले जाया गया और गजनी ले जाके इसको बंदी बना के इसकी आंखें फुड़वा दी गई। और फुड़वाने के बाद में क्या होता है, यहाँ से शब्दवेदी बाण से, पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाण से गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब देखो वो क्या होता है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसा ही लिखा होता है। और अब बात करते हैं हम 1194 की बात करते हैं सर। और 1194 के अंदर जब इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया, कहाँ, कन्नौज, और कन्नौज पर एक युद्ध होता है। एक चंदावर जगह होती है जो यूपी में होती है, कहाँ, यूपी में चंदावर का युद्ध हुआ सर। 1194 के अंदर चंदावर पर आक्रमण करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है। चंदावर एक जगह होती है, वहां उसका युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर कौन कौन होता है, 1194 के अंदर एक तो होता है मोहम्मद गोरी होता है, और वर्सेज जयचंद होता है। ये जयचंद गहड़वाल वंश का शासक था। और इसके अंदर क्या होता है, गोरी क्या हो जाता है, विजित होता है। गोरी इस युद्ध में जीत जाता है, विजय होता है। और गोरी विजय होने के साथ साथ इसका अधिकार होता है, और इसका अधिकार हो जाता है बनारस तक। कहाँ होता है, बनारस तक इसका अधिकार हो जाता है। जब बनारस तक अधिकार होता है तो लगभग
आधे भारत में या उत्तर भारत में किसका अधिकार होता है? मोहम्मद गौरी का होता है 1189 के अंदर। एक बार देखो, इसको वापस रिपीट करते हैं तो 1189 के अंदर पंजाब विजित करता है। 1189 के अंदर पंजाब विजित करके शासक बना दिया गया काजी जियाउद्दीन को। जब काजी जियाउद्दीन को बना दिया गया, ये बात किसको चुभ रही थी? इधर पृथ्वीराज चौहान को। क्यों चुभ रही थी? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के अधीन पंजाब था। मतलब पंजाब किसके अधीन था? पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। और इसी तराइन के युद्ध का कारण यही बना। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। उसके बाद में 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी विजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान मारा गया। बात करते हैं 1194, 3 साल के बाद में 1194 के अंदर क्या होता है? 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है। और ये चंदावर कहाँ होती है? चंदावर यूपी में होता है सर, उत्तर प्रदेश। चंदावर यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया, अभियान किया, तो चंदावर का युद्ध होता है। और चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद। पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध किस दो शासकों के मध्य हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था। यह भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1194 के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं इसके अन्य अभियान की, 1194 के आगे के बारे में बात करते हैं। एक बार देख सकते हैं उसको। ग्यारह सौ चौरानवे के बारे में, 1194 के आगे हम बात करते हैं। तो 1194 के बाद में मोहम्मद गौरी ने 1202 में बिहार विजित किया। बिहार विजित किया 1204 के अंदर, 1204 में, यहाँ ईस्वी है सर, ये भूल मत जाना। 1204 ईस्वी में, मैं लगा देता हूं, ईस्वी में बंगाल विजित किया। 1205 के अंदर इन्होंने असम जीता, असम विजित किया। और 1205 के अंदर इसका लास्ट अभियान था, अंतिम अभियान कहाँ था? पंजाब में। पंजाब जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। और 1206 के अंदर सिंध नदी के किनारे एक लड़ाकू जाति, या कह सकते हैं लुटेरों के साथ, लड़ाकू जाति से लड़ते समय मृत्यु हो गई। लो भाई, मोहम्मद गौरी को मार दिया गया 1206 के अंदर। अब बात करते हैं, देखो एक बार, मतलब 1194 के बाद में जब चंदावर का युद्ध होता है, उसके बाद में इन्होंने 1202 के अंदर बिहार को जीता, 1204 में बंगाल को विजित किया। जब 1202 में और 1204 में बिहार और बंगाल को जीत लेता है, तो लगभग इसका उत्तर भारत में ये और पूर्वी भारत में इसका क्या हो जाता है? इसका शासन होता है। 1205 में असम को भी विजित किया। और 1205 में अंतिम अभियान पंजाब के जाटों के विरुद्ध था। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? पंजाब के विरुद्ध था, जो जाट कास्ट के विरुद्ध था। और 1206 में एक लड़ाकू जाति जो लुटेरे थे, उसे लड़ते वक्त सिंधु नदी के किनारे क्या हो जाती है? मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1206 के अंदर। अब 1206 के अंदर इसकी मृत्यु होती है, तो ये क्या करता है? अपना शासन होता है ना। देखो, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मूल्यांकन के अंदर क्या होता है? मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन के अंदर क्या होता है? ये अपने 3 गुलाम होते हैं। कितने? 3 गुलाम होते हैं, इसके प्रिय गुलाम होते हैं। और 3 गुलाम होते हैं, उसमें प्रथम होता है कुवाचा, दूसरा होता है यलदोज, और तीसरा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर दिल्ली को केंद्र मानकर और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर गुलाम वंश या मुमलक वंश की स्थापना की थी। जो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़े थे, यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। देखो, इसके अंदर कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी अपने सिक्कों पर एक तरफ तो क्या लिखा हुआ था? एक तरफ तो बिन शाम लिखा हुआ था, बिन शाम, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था या दूसरी तरफ है लक्ष्मी की तस्वीर। अपने सिक्कों पर एक तरफ तो होती है लक्ष्मी की तस्वीर अंकित थी या लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, दूसरी तरफ है बिन शाम या श्री शाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? श्री श्याम, श्याम नहीं श्री शाम, क्योंकि शाम इसकी उपाधि थी। और एक तरफ क्या थी? एक तरफ क्या थी? लक्ष्मी की आकृति थी। एक तरफ क्या थी? लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी की आकृति थी। इसके सिक्कों पर श्री शाम और लक्ष्मी की आकृति दो थी। और इसके बात करते हैं कि इसके 3 गुलाम थे। 3 गुलाम, एक तो था यलदौज, दूसरा कुआचा और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और वो क्लास थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, तो उसको दोबारा ले लूँगा उस क्लास को। तो 3-4 क्लास हैं जो काफ़ी पुरानी है और वो क्लियर भी नहीं है, ना ही अच्छे से आवाज़ आ रही, तो उनको दोबारा लेना पड़ेगा। अब मोहम्मद गोरी आज की क्लास में हम ख़त्म कर लिया और अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत मतलब जो मध्यकाल भारत है, उसके अंदर मध्यकाल भारत होते हैं, मध्यकाल भारत के जो स्रोत होते हैं उस स्रोतों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि स्रोतों के बारे में हम पिछली क्लास में बात की थी कि एक क्लास में हम स्रोत को पूर्ण करेंगे जिसमें पुरातात्विक स्रोत आता है और साक्ष्य, मतलब पुरातात्विक स्रोत आता है, और दूसरी तरफ आता है हमारे पास लिखित साक्ष्य, जो पुस्तकें आती हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार इसको देख लो आप। यहाँ से देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, इन्होंने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी? गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली को राजधानी बनाया, या मुमलक वंश भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। और आज की क्लास में मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी 1173 से 1206 के अधीन शासन करता है, मतलब 1206 और मतलब 1173 से 1206 के मध्य शासन करता है। जब 1206 के अंदर इसकी डेथ होती है, तो यहाँ कुआचा और यलदौज का दमन करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दी? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी। अब बात करते हैं अगली क्लास में स्रोतों की। और टोटल स्रोत हैं, जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं और लिखित साक्ष्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।